हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विनय धर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्निटी को। तो फ्रेंड्स, वो जो विनय धर है वो अपनी वर्क सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री में, जो कि इनका ये एक ऐसे है, तो इसमें वो मॉडर्न इंडियन पोइट्री के बारे में लिखते हैं कि सबसे पहले तो वो ये बताते हैं कि 1910 और 1930 के बीच में एक पीरियड सामने आया। तो ये पीरियड था नेशनलिस्ट फेज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनलिस्ट पीपल कौन होते हैं फ्रेंड्स। तो नेशनलिस्ट पीपल वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वो उन पॉलिसीज़ को एडवोकेट करते हैं जिन पॉलिसी की जो एम होती है वो क्या होती है कि किसी देश के कल्चर, लैंग्वेज और बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की एम होती है। मतलब कि जो नेशनलिस्ट पोइट होते हैं ये राष्ट्रवादी पोइट होते हैं, अपने देश के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। ये जो लोग हैं ये पैट्रियटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और लोगों के अंदर जो है वो सेंटिमेंट्स बढ़ते हैं, अपने देश के लिए जो है वो प्रेम की भावना जगाते हैं। तो ऐसे जो पोइट होते हैं या राइटर होते हैं वो नेशनलिस्ट होते हैं। तो नेशनलिस्ट लोग कौन होते हैं कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी शिवसेना। तो जो शिवसेना है जो कि महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये जो लोग हैं ये किन लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं, मराठी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं। दूसरी अगर मैं एक और यूनियन की बात करूं, आसू। तो ये आसू क्या है फ्रेंड्स, ये है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो ये जो यूनियन है ये असम के जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे डीएमके तो सब बच्चों ने सुना होगा। तो फ्रेंड्स, जो डीएमके है ये तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो पार्टी है ये क्या करते हैं, ये जो साउथ इंडिया में तमिल स्पीकिंग पीपल हैं उनके इंटरेस्ट और उनके राइट्स की बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीजेपी, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय रूलिंग पार्टी है फ्रेंड्स। तो ये जो पार्टी है फ्रेंड्स, तो ये भी इसका जो झुकाव है हिंदुत्व की तरफ मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है। तो जैसे अगर मैं बताऊं आपको अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए, तो फ्रेंड्स ये जो जैसे राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन, दूसरा अगर हम देखें काउस की प्रोटेक्शन की बात जो करते हैं कई स्टेट्स में, तो ये जो चीज़ें हैं ये अलाइन करती हैं हिंदू हिंदू वैल्यूज़ के साथ। तो मतलब ये ना सिर्फ हिंदू वैल्यूज़ के साथ अलाइन करती हैं, बल्कि अपने देश के जो भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट की जो बात ये लोग करते हैं, अपने देश की बात सबसे ऊपर करते हैं। एक बात तो मुझे लगता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहीं भी बाहर दूसरे देश में जाते हैं तो वो हिंदी में बहुत बार जो है वो हिंदी में वहाँ पे बातचीत करते हैं, भाषण उनका हिंदी में होता है। तो यहाँ से लगता है कि उनको अपनी भाषा को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है और अपनी हिंदी लैंग्वेज को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि नेशनलिस्ट लोग कौन होते हैं। तो ये जो विनय धर हैं, तो ये फिर कहते हैं कि ये नेशनलिस्ट जो पीरियड था इसी के बीच में एक और पीरियड इसको फॉलो करता हुआ निकल कर आता है 1930 और 1935 के बीच में। तो यहाँ पे उन्होंने जो भी ये पोइट्स के बारे में बात करी है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त और मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो ये सारे जो पोइट्स थे, ये इनके अंदर जो है वो राष्ट्रवाद की भावना थी और ये लोग इस तरह का लिटरेचर लिखते थे जिससे कि लोगों के मन में जो है वो देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ कर आता था। उसके बाद जो रोमांटिक पीरियड बताते हैं, जो कि इस काल के बीच में आ जाता है रोमांटिक पीरियड। तो फ्रेंड्स, रोमांटिक पीरियड जैसे कि आपको पता है, जिसमें जो है इमेजिनेशन, इमोशंस और नेचर के बारे में जो पोइट्स लिखा करते थे, रियल लाइफ के बारे में लिखा करते थे। तो ऐसा जो पीरियड था ये रोमांटिक पीरियड था। तो यहाँ पे जो रोमांटिक पीरियड को वो कुछ लोगों को रोमांटिक पीरियड से वो एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं जिनके नाम, तो ये सारे जो है वो विनयधर इनको रोमांटिक पीरियड से एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फिर वो बोलते हैं कि इसी पीरियड के बीच में इन्हीं दो पीरियड को ओवरलैप करते हैं, दो मूवमेंट और ओवरलैप करते हैं, नेशनलिज्म और जो रोमांटिसिज्म। ये जो पीरियड था जो 1930 और 35 के बीच में दो मूवमेंट उन्होंने बताई। तो इन्हीं को ओवरलैप करती हुई एक और दो मूवमेंट्स को और बताया। एक तो उन्होंने प्रोग्रेसिव मूवमेंट को बताया, दूसरा एक और मूवमेंट है यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन
एंग्लो अमेरिकन मॉडर्निज्म। तो इसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव लोग जो है वो कौन होते हैं, जो प्रोग्रेसिव पीपल कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव पीपल होता है ये थोड़ा सा नेशनलिस्ट पीपल के थोड़े से अपोजिट होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये किसकी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ये मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो जैसे जो मार्क्स थे तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो क्लास स्ट्रगल को दिखाते थे, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ जो है वो लिटरेचर लिखते थे, या फिर अलाइनेशन हो गया, और वो इक्वल राइट की जो है वो बात करते थे। मतलब सोसाइटी में किस तरह से जो मतलब एक क्लास स्ट्रगल आएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसका इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई ऑनरशिप नहीं होगी, सब बराबर हो जाएंगे, सोसाइटी इक्वल हो जाएगी। तो ये जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं ये पैट्रियटिज्म और रोमांटिसिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। तो ये जो लोग मतलब एंटी नेशनल नहीं होते, मतलब देश से तो उनको प्यार होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि देश में जो क्या है अनइक्वलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे हर कोई सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है वो सब लोग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एक तो ये प्रोग्रेसिव जो बताते हैं कि एक प्रोग्रेसिव, और दूसरी जो मूवमेंट ओवरलैप करती है इन मूवमेंट्स को, तो ये आती है एंग्लो अमेरिकन मॉडर्निज्म। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि एंग्लो अमेरिकन मॉडर्निज्म क्या है। तो जो एंग्लो अमेरिकन मॉडर्निज्म है तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक रेफर टू अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में एक मूवमेंट आई थी, और खासकर ये यूएसए और ब्रिटेन में ये मूवमेंट आई थी। तो इसका जो फोकस था वो किसके ऊपर था, इसका फोकस था कि हमें लिटरेचर और आर्ट के अंदर क्या लाना है, और अपने कल्चर के अंदर कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं और नए नए इनोवेशंस लाने हैं। तो ये जो एंग्लो अमेरिकन मॉडर्निज्म था फ्रेंड्स, तो ये अपने जो मतलब कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल था किसी भी लिटरेचर को लिखने का, उससे हटकर थोड़ा एक नयापन जो है वो जो लिटरेचर में लाना था। तो ये जो इंडिया में भी इसका काफ़ी असर रहा था। तो इसमें जो विनय हैं तो यहाँ पे वो एसोसिएट करते हैं, कुछ जो इंडिया के राइटर हैं उनको एसोसिएट करा है उन्होंने एंग्लो अमेरिकन मॉडर्निज्म से। तो ये लोग उन्होंने इससे एसोसिएट करा है। इसके बाद फिर वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं विनयधर, तो वो ये बात करते हैं कि जो भी हमारा लिटरेचर है, खासकर जो इंडियन लिटरेचर है, मॉडर्न लिटरेचर है, तो इसके ऊपर जो है वो फॉरेन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, मतलब विदेशी जो लिटरेचर है उसका काफ़ी असर इसके ऊपर रहा। तो वो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच। तो यहाँ पे वो मॉडर्निज्म के बारे में, जब इंडिया का जो मॉडर्न लिटरेचर है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो ज़्यादातर जो लिटरेचर है वो इंग्लिश से जो है वो डराइव किया गया है। अधर कहते हैं कि उन्होंने खुद ये नोटिस की है ये चीज़ कि ये जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो फॉरेन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। फिर वो कहते हैं कि ना सिर्फ जो इंग्लिश लिटरेचर का, बल्कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसका भी जो काफ़ी असर रहा है इंडिया के लिटरेचर के ऊपर। फिर वो यहाँ पे मिशेल मधुसूदन और तोरू दत्त का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि जिनकी जो राइटिंग है वो क्या शो करती हैं, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को शो करती हैं। यहाँ फिर उन्होंने बहुत सारे जो पोइट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारे राइटर्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनके ऊपर जो फ्रेंच फ्रेंच जो व्यूज़ हैं या फ्रेंच जो आइडियाज़ हैं उनका जो है वो काफ़ी असर रहा है। तो यहाँ पे बुद्धदेव बोस और डमरीता देव सेन जो के दो पोइट्स हैं जिनके ऊपर असर रहा किसका, फ्रेंच आइडियाज़ का, उनकी पोइट्री में। फिर वो कहते हैं कि जो हमारी बंगाली पोइट्रीज़ है उनके ऊपर भी जो है वो फ्रेंच जो आइडियाज़ का काफ़ी असर रहा है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो जैसे कि स्पेनिश लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज का भी हमारी जो
लिटरेचर है उसके ऊपर बहुत असर रहा है। जैसे कि जहाँ पे चिली का एग्जांपल लिया उन्होंने, वहाँ का जो एक राइटर है पैब्लो नरूदा, तो उसकी जो हिंदी, गुजराती, उड़िया और मलयालम जो जो भी लिटरेचर था, इसके ऊपर जो है वो इसका असर दिखाई देता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असेसमेंट जो कि विनय धर ने करी हुई है मॉडर्न इंडियन लिटरेचर को लेकर, तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि बेशक जो जो कुछ जो राइटर हैं, जो कुछ पोइट्स हैं इंडिया के, वो खुद को क्या कहते हैं, मॉडर्निस्ट कहते हैं, पर उनका जो वर्क है, तो वो उनका जो वर्क है वो मिक्स लगता है, कुछ ट्रेडिशनल और क्लासिकल लिटरेचर का। मीन्स कि जो ट्रेडिशनल राइटर कौन होते हैं या ट्रेडिशनलिस्ट जो लिटरेचर कौन सा होता है, ये जो लिटरेचर लिखने वाले लोग होते हैं, ये काफ़ी कंजर्वेटिव लोग होते हैं। ये अपने लिटरेचर में कोई बदलाव, खास बदलाव नहीं लाना चाहते। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन अपने लिटरेचर के साथ ये लोग नहीं करते। ये ज़्यादातर जो इनके लिखने के जो थीम रहते हैं वो रिलीजियस और माइथोलॉजिकल थीम्स रहते हैं। दूसरी तरफ जो क्लासिकल राइटर कौन होते हैं या क्लासिस्ट कौन होते हैं, जो कि अपने जो हमारी क्लासिकल जो टेक्स्ट है, जैसे कि ग्रीक और रोमन जो टेक्स्ट है, तो वहाँ से ये इंस्पिरेशन लेकर लिखते हैं। तो ऐसे जो राइटर्स होते हैं, या तो वो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, जो मतलब कि अपने लिखने की शैली में कोई भी बदलाव नहीं लाना चाहते, और क्लासिस्ट जो कि अपने क्लासिकल जो टेक्स्ट हैं वहाँ से प्रेरणा लेते हैं और अपना लिटरेचर लिखते हैं। तो यहाँ पे वो जो असेसमेंट करते हैं, कौन, जो विनय धर हैं, ये असेसमेंट करते हैं कि जो हमारा इंडियन लिटरेचर है, तो वो बेशक कुछ लोग जो है वो अपने आप को कहते हैं कि हम मतलब पास्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और खुद को वो मॉडर्न कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो कुछ थीम्स हैं वो ट्रेडिशनल है या फिर क्लासिकल है। अगर जैसे हम महादेवी वर्मा की बात करें, तो जो महादेवी वर्मा है, तो उनका जो वर्क है वो कुछ उसमें जो कुछ थीम्स है वो कुछ रिलीजियस थीम्स हैं या फिर कुछ जो है वो माइथोलॉजिकल थीम्स हैं। उनके जो जो भी वर्क है उसमें जो अपने देश का जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो उसकी झलक हमें दिखाई देती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।